तो आज हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करते आप, जैसे आप मान लो ग्राफ ड्रॉ करना चाहते से फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। पहले तो फंक्शन एफ एक्स को y लिख देते हैं और ग्राफ एक्चुअल में आप ड्रॉ करते हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एफ एक्स की जगह पे y लिखो और फिर जो एक्स एंड वाई में इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली बात तो ये फंक्शन के ग्राफ का मतलब होता है कि एफ एक्स को y लिख देना है और जो x और y में इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। अब कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये सारी बातें जो हैं आपको दिमाग में रखनी होंगी। आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे। कौन कौन सा पॉइंट? सबसे पहले तो कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे साइन इनवर्स x के केस में x वेरी कर रहा है -1 से लेकर 1 तक। x क्या बताता है आपको कि ग्राफ को हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। यानी जब हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो -1 से ये ग्राफ शुरू होगा और 1 पे ख़त्म हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू -1 से शुरू होगा और x इज इक्वल टू 1 पे ख़त्म हो जाएगा। यानी जब आप ग्राफ को हॉरिजॉन्टल चल के देखोगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट होगा वो -1 पे होगा, जो एक्सट्रीम राइट पॉइंट होगा वो +1 पे होगा। यानी ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड होगा एक छोटे से एरिया में -1 और 1 के बीच में, इसके बाहर कोई ग्राफ नहीं होगा। तो x आपको बता देता है कि ग्राफ को जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है। उल्टा अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन हो तो आप ग्राफ को देखकर फंक्शन का डोमेन बता सकते हो। आप सिर्फ ये देखना होता है कि इस ग्राफ में x कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, वही ग्राफ का फंक्शन का डोमेन होता है। देन हमें y की वैल्यू चेक करनी होती है कि y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे इसके केस में y जाएगा -π/2 से π/2 में। आपको पता है कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। y -π/2 से π/2 है, यानी जब आप ग्राफ को वर्टिकल देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ तो जो ग्राफ का बिल्कुल बॉटम होगा वो -π/2 के लेवल पे होगा और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ग्राफ का वो π/2 के लेवल पे होगा। यानी वर्टिकल देखते हैं तो हमें रेंज दिखता है, हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो डोमेन दिखता है। जैसे इसका रेंज -π/2 से π/2 है तो ग्राफ का बॉटम बनेगा -π/2 पे, टॉप बनेगा +π/2 पे। जस्ट इसका उल्टा किसी भी फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ गिवन है तो मैं ग्राफ को देखकर बता सकता हूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जैसे रैंडमली मैं किसी अननोन फंक्शन का ग्राफ ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता यह कौन सा फंक्शन है, मैंने कोई अननोन फंक्शन का ऐसे जैसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखिएगा ये मान लो आपको किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ऐसे शुरू हुआ ग्राफ, ये मान लो हमें नहीं पता कि कौन से फंक्शन का ग्राफ है। कहा गया कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का। से ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कर दिया गया 4,3 है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। ये वाला जो पॉइंट है से ये -3,1 है। ये वाला जो पॉइंट है सपोज ये 2,-2 है, ये पॉइंट। बस इतनी ही बातें गिवन है।
और इस ग्राफ को देखकर अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस ग्राफ को देखकर बताएं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है और इस फंक्शन का रेंज क्या है, एफ का डोमेन लिखना है और एफ का रेंज लिखना है, सिर्फ ग्राफ को देखते हुए। आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश ना करें इस ग्राफ को, आप एक रैंडम सा ऐसा ग्राफ बना दें बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट कॉपी, चूंकि ये कोई अननोन फंक्शन का मैंने वैसे ही रैंडमली ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ को देखकर आप इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ, क्या बताना आपको? डोमेन एंड रेंज। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर देखना हो आपको ग्राफ के थ्रू, तो आप देखो कि ग्राफ का एक्सट्रीम लेफ्ट कहाँ पे है और एक्सट्रीम राइट कहाँ पे है, यानी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए। अनंत, विवेक, आवाज आ रही तुम लोग को? तो एक्सट्रीम लेफ्ट देखो, एक्सट्रीम राइट देखो। तो ये ग्राफ किस लेवल से शुरू हुआ? देखो x यहाँ पे -3 है और यहाँ पे x 4 है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट है ग्राफ का वो -3 पे है और एक्सट्रीम राइट जो है वो 4 पे है। तो यही डोमेन हो गया। इस फंक्शन का डोमेन है -3 से लेकर 4 तक। तो अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन लिखना होता तो डोमेन लिखते -3 से लेकर 4 तक। बोथ एंड पे क्लोज है, चूंकि मैंने बोथ एंड पे डॉट डाला हुआ है। अगर मैं एंड पे ऐसे सर्कल सा बना दूं ऐसे, तो फिर वो एंड ओपन होगा। जैसे अगर मान लो कोई ग्राफ लिया और अपर वाले एंड पे मैंने अगर ओपन रखा होता है, ऐसे रखा होता है जैसे ग्राफ ये है, तो फिर ये वाला एंड जो है इंक्लूडेड नहीं है, यानी 4 पे ओपन रहता है। फिर वो अगर डॉट डाला होता है तो वो एंड इंक्लूडेड है, अगर सर्कल डाला हुआ है तो वो एंड जो है वो ओपन है, मतलब वो एंड डोमेन में नहीं है। क्लियर है बात? तो ये खैर मैंने डॉट डाला हुआ है, तो -3 to 4 है। अब देखेंगे कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। रेंज के लिए आपको ग्राफ को वर्टिकल देखना होता है, डोमेन के लिए हॉरिजॉन्टल देखना होता है, ग्राफ को एक्स देखना होता है डोमेन के लिए। रेंज के लिए वाई देखना होता है कि वाई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, यानी ग्राफ का बॉटम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखो जो ग्राफ का बॉटम है वो ये है, यहाँ पे है, इससे नीचे ग्राफ कहीं नहीं पे गया, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -2 है, ये बॉटम है ग्राफ का। और टॉप कहाँ पे बना है? इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे y जो है वो 3 है। बोलो क्लियर है? बॉटम बना है -2 पे, टॉप बना है 3 पे, तो यही रेंज हो गया। इसका रेंज हो गया -2 से लेकर 3 तक। तो रेंज इज -2 to 3, अगेन बोथ साइड पे क्लोज। अगर मान लो मैंने जो टॉप बनाया जहाँ पे 4,3 पे, वहाँ पे ऐसे ओपन सा लिया होता, सर्कल बनाया होता, तो फिर जो है अपर वाले एंड पे ओपन इंटरवल रखते हैं। सर्कल सा बना हो तो ओपन इंटरवल लिखना है, डॉट बना हो तो क्लोज्ड इंटरवल लिखना है। क्लियर हो गया ये? ग्राफ को देखकर हमें कुछ बातें और पता लगती हैं। क्या क्या पता लगता है? जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। जिस जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट होता है। जैसे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को, ब्लू वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशंस हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है। जितनी बार मिल रहा है उतने ही सॉल्यूशन है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार मिल रहा है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 2 सॉल्यूशंस। अगर ये पॉइंट आपको पता लग जाए कि कहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है वही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे। जैसे अगर मान लो मैंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट से अल्फा है, ये वाला पॉइंट से बीटा है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को मिल रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हो गए, अल्फा एंड बीटा। तो आप कहोगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। या अगर प्रिसाइजली बता दिया जाता है कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे बता दिया जाता है कि अल्फा जो है वो से -2.5 है, बीटा से -1.5 है, तो इसके 2 रूट्स हो गए -2.5 एंड -1.5। क्लियर? जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वहां पे एफ एक्स पॉजिटिव होता है,
और जहाँ जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव होता है। जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव है, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव है। जैसे अगर इसी ग्राफ में आपसे पूछा गया होता कि एफ एक्स नेगेटिव कहाँ पे है, इसका सॉल्यूशन लिखना होता है एफ एक्स लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए। अगर मान लो कहा जाता है कि एफ एक्स इक्वल, इस ग्राफ को देखकर कहा जाता कि सॉल्व एफ एक्स लेस देन 0, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑब्वियसली अल्फा से लेकर बीटा तक जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। अल्फा और बीटा के बीच में आप देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो इसलिए कहेंगे कि एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा होगा, ओपन ऑन बोथ साइड्स। तो एफ एक्स लेस देन 0 होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। क्लियर? बोलो सही है। और अगर कहा गया है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का है, तो ग्रेटर देन 0 है एक तो -3 से अल्फा में, और फिर एक बीटा से लेकर 4 तक। बीटा से लेकर 4 तक जो है, अगर मान लो ये सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल कहाँ पे हो गया, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर दो जगह पे दिखाई दे रहा है। एक तो इधर दिखाई दे रहा है -3 से लेकर अल्फा तक एक्स एक्सिस के ऊपर है, और फिर बीटा से लेकर पूरा, बीटा से आगे पूरे 4 तक जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये जो पूरा मैंने ग्रीन मार्क किया, बोलो क्लियर है? तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे हो रहा है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब एक्स या तो -3 से अल्फा में है, या फिर यूनियन बीटा से 4 में। क्लियर? तो क्या क्या पता लगा आपको कि जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या मिलता है वहां वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वहां पे एफ एक्स नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ एफ एक्स नेगेटिव है अल्फा से लेकर बीटा तक। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें एफ एक्स पॉजिटिव है -3 से अल्फा में, और फिर बीटा से 4 में। अब देखो, कोई भी ग्राफ अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि ग्राफ, अच्छा उससे पहले मैंने बताया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे इस ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है वो -3 से लेकर, देखो -3 से लेकर 2, ये -2 है इनफैक्ट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये -2 -2 है। -3 से -2 तक डिक्रीजिंग है ग्राफ, नीचे आया है। फिर -2 से लेकर इस वाले पॉइंट तक इंक्रीजिंग है, ये कोई भी पॉइंट है वहां तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, देन इंक्रीजिंग है। यानी ये ग्राफ लगातार ऊपर नहीं जा रहा, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, पहले आया नीचे देन ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, इसलिए इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जहां भी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहां पे ग्राफ ऊपर जाता है, इंक्रीज होता है। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, ठीक। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है ऐसे तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। जहां भी डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे ग्राफ ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो ग्राफ नीचे जाएगा। क्लियर? और ग्राफ को हमेशा रीड करना है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए देखना। जैसे इसमें हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, पहले ग्राफ में ऐसे जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे एक मैं छोटा सा दूसरा ग्राफ बनाऊं, मान लो मैंने एक ऐसे ही ग्राफ बताया, फिर से एक दूसरा ग्राफ देखिए इधर, उसको आप भूल जाइए, अब नए ग्राफ पे चलते हैं। आप भी एक रफ सा स्केच कर लोगे। मान लो मैंने कहा कि कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे, पहले ऊपर गया ऐसे, फिर ऐसे नीचे आया और फिर ऐसे ऊपर चला गया ऐसे। ये वाला पॉइंट से -1, 2 है, और ये वाला पॉइंट से 3/2, -1 है।
और एंड पे अगर आप ध्यान से देखें तो एंड पे मैंने ऐसे एरो डाला हुआ है। एरो डालने का मतलब होता है कि ग्राफ रुका नहीं है, उधर ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर एरो डालते हो तो ग्राफ रुका नहीं है, ग्राफ कंटिन्यूड है। क्लियर? अब मुझे इस ग्राफ को देखकर आप बताओ, अनंत, अनम्यूट करोगे अनंत? इस ग्राफ को देखकर बताओ कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स देखना होता है कि इस ग्राफ में एक्स कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है। ग्राफ आपका ब्लू वाला है तो ये ग्राफ तो कंटिन्यू है ना, चूंकि एरो डाला हुआ दैट मीन्स कंटिन्यू रहेगा। उधर लेफ्ट साइड पे भी कंटिन्यू रहेगा, तो दैट मीन्स कि इसमें एक्स पूरा रियल नंबर हो गया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि हम रुके नहीं है दैट मीन्स कि ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, इसका रेंज भी पूरा रियल नंबर है, क्योंकि ऊपर ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे भी ग्राफ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका डोमेन और रेंज पूरा रियल नंबर है। क्लियर? अब आप विवेक बताओ कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और मैं पूछूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने रियल रूट हैं, कितने रियल रूट हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के? 3। जितनी बार एक्स एक्सिस को मिल रहा है, एक रियल रूट से ये हो गया अल्फा, यहाँ पे मिल रहा है, एक रियल रूट से ये हो गया बीटा, एक रियल रूट हो गया से गामा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स। क्लियर? कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को मिलेगा उतने ही रियल रूट होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को मिल गया। क्लियर हो गया? अब हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, पहले माइनस इन्फिनिटी से, यहां पे एक्स क्या है, यहां पे एक्स है -1 और यहां पे एक्स कितना है 3/2। तो पहले ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीज हुआ है, पहले ऊपर गया है, फिर -1 से 3/2 तक नीचे आया है और 3/2 के बाद फिर से ऊपर गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ को देखकर बताओ कि फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे एफ एक्स इज, पहले इंक्रीजिंग वाला इंटरवल लिख रहे हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल कौन कौन सा है? एक इंटरवल तो इंक्रीजिंग वाला है माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक लगातार ऊपर, -1 पे टॉप बना ना, फिर वापस नीचे की तरफ टर्न लिया। टर्निंग पॉइंट कौन कौन से हैं इसके? 2 टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट इसका ये वाला है -1,2 और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये वाला है 3/2, -1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीज कर रहा है। जहां पे टर्न कर रहा है वहां पे इंटरवल को क्लोज भी ले सकते हैं, ओपन भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीजिंग है। उसके बाद दूसरा कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग है? यूनियन। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग है 3/2 से इन्फिनिटी तक। 3/2 से आगे जाएंगे तो 3/2 के बाद फिर से इंक्रीज करने लगेगा। बोलो क्लियर है? और डिक्रीजिंग कहां पे? डिक्रीजिंग मतलब जहां पे ग्राफ नीचे आ रहा है, तो नीचे कहां से कहां तक आ रहा है? -1 से 3/2 तक। -1 से 3/2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया? ये बातें सिर्फ ये नहीं कि आज के लिए बताई जा रही हैं, ये बातें अब लगातार पूरे कैलकुलस में यूज होंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, जो भी बातें बोली जा रही हैं कि डोमेन ग्राफ से कैसे देखते हैं, रेंज कैसे देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स कहाँ पे होंगे? तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को मिलेगा। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आपको वैसे ही बिल्कुल विजिबल होता है, जहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है वो इंक्रीजिंग है, जहाँ पे नीचे आ रहा है वो डिक्रीजिंग है। जैसे ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है, -1 से 3/2 में नीचे आ रहा है, तो -1 से 3/2 में डिक्रीजिंग है, और 3/2 के बाद फिर से इंक्रीज कर गया, तो 3/2 से इन्फिनिटी में वापस इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कैसे लगता है? तो डेरिवेटिव से। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, जिस जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उसमें ग्राफ ऊपर जाता है, जिस जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ग्राफ नीचे जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? अब एक तीसरी बात जो होती है
वो ये होती है कि ग्राफ अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके मूव करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ऐसे, चाहे ऊपर आ रहा हो या नीचे आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकता है, या तो ऊपर जा रही है लाइन या नीचे आ रही, जैसी भी लाइन हो, ठीक। दूसरा होता है मूव करने का तरीका कि ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ, जैसे ऐसे है। इस रीजन में ग्राफ जब ऊपर की तरफ खुला हो तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। ये हो गया कॉनकेव अप, ठीक। कॉन्केविटी ऊपर की तरफ है। जैसे इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो कॉनकेव अप कहां पे है? बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो पहले छोटी सी बात करता हूं पहले। जैसे ये ग्राफ है, मान लो ऐसे ग्राफ गया, ये ग्राफ क्या है? कॉनकेव डाउन है, ठीक है। यहां तक जो रेड मार्क कर रहा हूं मैं, यहां तक कॉन्केविटी डाउन है। लेकिन उसके बाद जो है, यहां से मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, तो उसके बाद जो ग्राफ है, तो जो मैं ग्रीन ग्राफ ले रहा हूं, ये कॉनकेव अप है, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो कॉनकेव अप है, ऐसे नीचे की तरफ खुला हुआ है तो कॉनकेव डाउन है। क्लियर? जैसे ये ग्राफ हो गया कॉनकेव अप, और ये वाला हो गया कॉनकेव डाउन। क्लियर? तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ चलेगा, दूसरा हो सकता है कॉनकेव अप हो या कॉनकेव डाउन हो। ना कॉन्केविटी कैसे पता लगती है? तो कॉन्केविटी पता लगती है सेकंड डेरिवेटिव से। अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 है, जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव 0 रहेगा, उस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन का सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे आप कोई भी लाइन लो, y = mx + c लिया, ये ऑब्वियसली एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन। इसको फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो m आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, c का डेरिवेटिव 0 हो गया। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। जब भी सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। क्लियर? अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ कॉनकेव अप रहेगा। जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ग्राफ कॉनकेव अप होगा। और जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉनकेव अप, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन। क्लियर? जैसे ये मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, ये एक पैराबोला है, से y = x²। y = x² एक अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। इनफैक्ट y = x², 2x², 3x², इन जनरल y = ax²। a अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो एक अपवर्ड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। तो अब देखो, इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो देखो, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा 2x। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव बनेगा 2। तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ खुला रहेगा, कॉनकेव अप रहेगा ये, ठीक। और देखो
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2x। x अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है आपको? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी नेगेटिव साइड पे -इन्फिनिटी से 0 तक ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, नीचे आएगा, और पॉजिटिव साइड पे ग्राफ ऊपर जाएगा। 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ पहले नीचे आया है और फिर ऊपर चला गया। पहले आया ऐसे नीचे की तरफ और फिर टर्न होकर ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है। या अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, शायद आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री में देखा हो, साइन एक्स का ग्राफ नहीं देखा है तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे वेरी करता है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वैसे चलता है, 0 से पाई में ऐसे ऊपर, फिर पाई से 2 पाई में ऐसे नीचे, और ऐसे ही फिर ये कंटिन्यू रहता है, 2 पाई से 3 पाई, फिर ऊपर ऐसे ऐसे, इधर 0 से -पाई में नीचे, -पाई से -2 पाई, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, और ये ग्राफ रुका नहीं है, कंटिन्यू उधर इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी, ये ओरिजिन। ये π/2 है, π/2 पे इसका मैक्सिमम लेवल अचीव हो जाता है, मैक्सिमम 1 तक जाता है ये ग्राफ। ये जो मैक्सिमम लेवल है ये 1 का लेवल है, और ये जो मिनिमम लेवल है ये -1 का लेवल, ये 3π/2 है। अब जैसे इस ग्राफ को आप देखें तो आप देख रहे हैं कि 0 से π/2 तक ग्राफ ऊपर गया है, π/2 से 3π/2 में नीचे आया है, 3π/2 से नेक्स्ट 5π/2 तक फिर ऊपर जाएगा। क्लियर? अब अगर आप इसका डेरिवेटिव चेक करो, देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा cos x। आपको पता है कि 0 से π/2 तक cos x पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए 0 से π/2 तक ग्राफ ऊपर गया। ठीक, π/2 से 3π/2 में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक, π/2 से 3π/2 तक cos x नेगेटिव होता है, तो इसलिए π/2 से 3π/2 में ग्राफ नीचे गया है। ठीक है। 3π/2 से 2π में, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से cos x पॉजिटिव हो जाता है, तो 3π/2 से 2π में ग्राफ फिर से ऊपर चला गया, तो ऊपर हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर तो जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है। क्लियर? अब कॉन्केविटी देखो, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव देखोगे d2y/dx2, तो cos x का सेकंड डेरिवेटिव होगा -sin x। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, तो cos x का डेरिवेटिव हो गया -sin। 0 से पाई तक sin x पॉजिटिव होता है, देख रहे हैं 0 से पाई में sin x का ग्राफ ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, तो -sin x नेगेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। 0 से पाई में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो देखो ग्राफ कॉन्केव डाउन है, नीचे की तरफ खुला हुआ है, कॉन्केव डाउन है। पाई से 2 पाई में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ कॉन्केव अप है, तो पहले कॉन्केव डाउन बना नीचे की तरफ, फिर कॉन्केव अप बना ऊपर की तरफ, ऐसे। क्लियर? तो जहां भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा, जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहां पे ग्राफ कॉन्केव अप होगा। ठीक। और जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होता है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ में, जिस पॉइंट पे भी कॉन्केविटी चेंज हो गया, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर कोई ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट, और ग्राफ कोई अगर कॉर्नर फॉर्म नहीं कर रहा, शार्प टर्न नहीं ले रहा,
मतलब राउंड टर्न ले रहा है, जैसे इसमें जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं वो सारे राउंड हैं, ऐसे शार्प टर्न, ऐसे कॉर्नर नहीं बना रहा है। जिस पॉइंट पे ग्राफ कॉर्नर बनाता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यह भी डिफरेंशिएबिलिटी में हम पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ भी ग्राफ पे कॉर्नर बन जाए वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें कहीं कोई कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे जितने भी टर्न है वो राउंड टर्न है, यानी डेरिवेटिव इसका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्राफ पे कोई कॉर्नर फॉर्म नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, तो जिस जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, π/2। देखो, सॉरी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्यों? चूंकि 0 से पाई में कॉन्केव डाउन है, पाई से 2 पाई में कॉन्केव अप हो गया, फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर से कॉन्केव डाउन हो गया। तो जहां जहां पे भी कॉन्केविटी चेंज होती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे पहले था और इस पॉइंट से चेंज होकर ऐसे आ गया, ये वाले पॉइंट पे चेंज हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट कुछ भी बोल देता हूं, सपोज ये वाला पॉइंट 2, -3 है। तो 2 के आगे जो है वो ग्राफ कॉन्केव अप है, 2 से पहले जो है वो ग्राफ कॉन्केव डाउन है। पहले कॉन्केव डाउन था, देन कॉन्केव अप हो गया, तो हम कहेंगे कि 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर? तो लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन। Point of inflection are those points. Point of inflection are those points where the graph changes its concavity. Where the graph changes its concavity. Changes its concavity. जैसे इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से हैं इस ग्राफ में? अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स के ग्राफ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ कौन कौन से हैं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसमें 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्योंकि इन सारे पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। 0 से पाई में कॉन्केव डाउन है, नीचे की तरफ है, पाई से 2 पाई में कॉन्केव अप हो गया, फिर 2 पाई से 3 पाई में कॉन्केव डाउन हो गया। तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ये पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी है। क्लियर? तो चलो, मोटी मोटी बातें मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझा दी हैं। अब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पे चलता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse x। तो पहले तो इसका डोमेन रेंज चेक कर लो। जैसे हमें पता है कि जब हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख रहे हैं तो इसमें x वेरी करेगा -1 से लेकर 1 तक, y वेरी करेगा इसमें -π/2 से लेकर π/2 तक। यानी जब हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट होगा वो -1 पे होगा और एक्सट्रीम राइट +1 पे होगा, -1 से 1 तक जाएगा। और जब मैं ग्राफ को वर्टिकल देखूंगा, इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो बॉटम बनेगा ग्राफ का -π/2 के लेवल पे और टॉप बनेगा π/2 के लेवल पे। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा आपने पिछले क्लास में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चेक किया था। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। डेरिवेटिव याद कीजिए सभी का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ऑब्वियसली इस रूट का मतलब होता है पॉजिटिव रूट, तो ये डेरिवेटिव इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट। जैसे जैसे हम -1 से 1 की तरफ जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीज होता है, बॉटम से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता टॉप की तरफ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका ग्राफ होता कैसे।
अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ को दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे ही मैं साइन इनवर्स एक्स बोलूँ, आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लिक हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स होता कैसा है। जैसे अभी आपको नहीं पता है तो मैं साइन इनवर्स एक्स बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि बाईसाइकिल तो आपके दिमाग में वो साइकिल का पिक्चर आ जाता है कि साइकिल कैसा होता है। मतलब वो कोई अननोन चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने बार बार देखा हुआ है तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा प्रीति जिंटा तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आ जाता है कि प्रीति जिंटा का चेहरा कैसा है इमीडिएट। और मैं दूसरा चेहरा दिखा के बोलूँ कि ये प्रीति जिंटा, तो आप बोलोगे नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये प्रीति जिंटा नहीं है। क्योंकि आपने प्रीति जिंटा को बार बार देखा हुआ है तो आप उसको पहचानते हो कि चेहरा कैसा है उसका। तो वैसे ही जब मैं साइन इनवर्स एक्स बोलूँ तो आपके दिमाग में वो चेहरा आ जाना चाहिए। और मैं कोई ग्राफ दिखाऊं और बोलूँ ये साइन इनवर्स एक्स है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये साइन इनवर्स एक्स है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ होती है और दिमाग में बिठाना किसी चीज़ को अलग चीज़ होती है। जैसे अगर मैं साइकिल दिखाऊंगा तो आप उसमें 1 घंटा दिमाग लगाओगे नहीं कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो ढूंढोगे कि इसके 2 पहिए है या नहीं, फिर बताओगे कि साइकिल है या नहीं। आप देख के बता दोगे साइकिल है, मतलब आप उसके, ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक साइकिल्स की होती है कि उसके 2 पहिए होते हैं, उसमें पैडल लगा होता है, उसमें ब्रेक लगा होता है। लेकिन जब मैं साइकिल का पिक्चर दिखाऊंगा तो आप ये ढूंढोगे नहीं कि इसमें 2 पहिए है या नहीं, इसमें घंटी लगी हुई है या नहीं, इसमें ब्रेक्स लगे हुए या नहीं। आप देखते ही इमीडिएट बता दोगे कि ये साइकिल है या नहीं। ठीक, क्यों बता दोगे? क्योंकि आपने साइकिल को बार बार देखा हुआ है। आपको साइकिल बोलते ही आपके दिमाग में पिक्चर बन जाता है साइकिल का। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ होती है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जब मैं बोलूँ साइन इनवर्स एक्स तो एक्सप्लेनेशन को साइड में रखिए और पिक्चर क्लिक होना चाहिए तुरंत। जैसे ही मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स, दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स ऐसा होता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अब ड्रॉ करते हैं। जैसा कभी आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स जो है इसका डोमेन -1 से 1 तक ही है, तो ये -1 से 1 तक ही जाएगा, उसके बाहर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी बहुत छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होगा, -1 और 1 के बीच में। इसके अलावा आपने साइन इनवर्स एक्स फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो या देखो x को इसमें 1 रखोगे साइन इनवर्स x में तो y बनेगा π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो अगर x को 1 रखें तो साइन इनवर्स 1 π/2 होगा, तो y π/2 होगा। यानी ये ग्राफ 1, π/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही साइन इनवर्स -1 होगा, -π/2, साइन इनवर्स 0 होगा, 0। तो ये ओरिजिन से ये ग्राफ पास करेगा। ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट हमारा सपोज 1, π/2 है, और इधर इसी तरह से इधर ये वाला पॉइंट जो हो गया ये -1, -π/2 है। ठीक, यानी ग्राफ जो है -1, -π/2 से शुरू होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है -1, -π/2। ये पॉइंट हमने कैसे निकाला? ये पॉइंट हमने सिंपली फंक्शन में x को 1 और -1 रख के निकाला। अगर आप इस फंक्शन में x को 1 रखोगे तो y क्या आएगा? देख लो, y आएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो अगर x को 1 रखेंगे तो y π/2 आएगा, मतलब इसको 1, π/2 सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर हुआ? बोलो। ऐसे ही x को -1 रखेंगे तो y -π/2 आएगा, तो इसको साइन इनवर्स -1 -π/2 होता है तो -1, -π/2 सेटिस्फाई करेगा। फिर साइन इनवर्स 0, 0 होता है तो x को 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा, तो ये ग्राफ ओरिजिन से भी पास करेगा। तो अब आपको 3 पॉइंट मिल गए। कौन से 3 पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट मिल गया ये -1, -π, एक पॉइंट मिल गया ओरिजिन, और एक पॉइंट मिल गया 1, π/2। तो बस इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ग्राफ -1, -π/2 से शुरू होगा और 1, π/2 तक जाएगा। बट अभी ड्रॉ मत करोगे, ध्यान से सुनोगे भी। ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है ग्राफ, मतलब इंक्रीजिंग तो होगा, चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो नीचे से शुरू होगा और बढ़ता हुआ सीधा 1 π/2 तक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करूं
तो सेकंड डेरिवेटिव इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ऐसे कॉन्केव अप होता है, इंक्रीजिंग तो होता है बट ऐसे कॉन्केव अप रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉन्केव डाउन हो जाता है ऐसे। ये ग्राफ है इसका, कॉन्केविटी चेंज होती है ओरिजिन पे, ओरिजिन इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लिख भी दोगे कि ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हो गया π/2 का लेवल, ये हो गया -π/2। डोमेन हो गया x मैक्सिमम जो जा रहा है वो 1 तक जा रहा है, और मिनिमम जो x आ रहा है वो -1। तो ये ग्राफ है, जो रेड वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये साइन इनवर्स x है। क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा था कि मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया, आगे से मैं कभी भी बोलूं साइन इनवर्स x, आप फटाफट ये ग्राफ ड्रॉ कर दो कि ये साइन इनवर्स x है। इसका अपर एंड 1, π/2 पे है, लोअर एंड -1, -π/2 पे है, और ये वाला ओरिजिन है, यानी ग्राफ ऐसे है। ये ग्राफ है बस। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉन्केव अप रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉन्केव डाउन रहेगा। पहले कॉन्केव डाउन है -1 से 0 तक, और 0 से 1 तक कॉन्केव अप है। स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ नहीं रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ सिर्फ तभी होता है जब सेकंड डेरिवेटिव उसका 0 बन जाए, और वो सिर्फ लाइन के केस में बनता है। सिर्फ लाइन के केस में सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, बाकी कभी नहीं होगा। तो इसलिए लाइन के अलावा बाकी सभी का ग्राफ कर्व होता है। ठीक है, कोई ना कोई कर्व रहेगा, जैसे 0 से 1 तक ये कॉन्केव अप कर्व रहेगा, -1 से 0 में ये कॉन्केव डाउन रहेगा। क्लियर? अब इस ग्राफ को देखकर ही, अगर मैं सिर्फ ये ग्राफ दिखाता आपको, तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि इसका डोमेन -1 to 1 है। x -1 से शुरू हुआ है, कहां तक गया? 1 तक गया। रेंज क्या है इसका? तो y देखोगे, y कहां से शुरू हुआ? -π/2 से कहां तक गया? π/2 तक। तो रेंज इसका -π/2 to π/2 है। ग्राफ साफ दिख रहा है कि थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, यानी -1 से 1 तक ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है। कॉन्केविटी तो 0 से 1 में यह कॉन्केव अप है, यानी 0 से 1 में इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, कॉन्केव अप होगा ग्राफ। -1 से 0 में यह कॉन्केव डाउन है, तो -1 से 0 में इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा यह ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार मिल रहा है 0 पे, दैट मीन्स कि fx = 0 का सिर्फ एक ही रूट है, 0। 0 से 1 तक में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी 0 से 1 तक साइन इनवर्स x पॉजिटिव है, और 0 से -1 में साइन इनवर्स x नेगेटिव है, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। जहां भी एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया फंक्शन पॉजिटिव है, जहां एक्स एक्सिस के नीचे हो गया फंक्शन नेगेटिव है। क्लियर हो गया ये सारी बातें? अब देखो, ग्राफ का बहुत यूज है, मतलब लगातार अभी हम आगे से आज के बाद कहीं ना कहीं ग्राफ को यूज करते रहेंगे। एक तो हमें रूट्स पता करना हो तो हम ग्राफ को यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वही fx = 0 के रूट्स हो जाते हैं। अगर हमें यह देखना हो कि कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, तो हम ग्राफ को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस को मिल रहा है, जितनी बार मिल रहा है उतने ही fx = 0 के रूट होते हैं। जिस जिस पॉइंट पे मिल रहा है वही रूट्स होते हैं। अगर चेक करना हो कि कोई फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, अगर ग्राफ उसका हमें मालूम है तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। जहाँ जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वहाँ fx पॉजिटिव होगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे fx, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वहाँ पे fx नेगेटिव होगा। क्लियर? इसके अलावा कुछ और यूज होता है ग्राफ का जो आपको दिमाग में रखना है, नोट्स लिखिएगा। अगर मान लो आपको ऐसा कोई इक्वेशन गिवन हो, fx = gx, fx और gx कोई दो फंक्शन है और ये इक्वेशन आपको गिवन है, fx = gx, और आपको देखना हो कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं fx = gx के। जब मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ तो रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, रियल रूट की बात कर रहा हूँ। fx = gx के कितने सॉल्यूशन है, अगर आपको ये चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक y = fx और एक y = gx। ये दोनों ग्राफ जितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से
उतने ही रूट्स होंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के। जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसे रैंडमली, मुझे नहीं पता कि एफ एक्स का ग्राफ कैसा है, जी एक्स का ग्राफ कैसा है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो जो मैंने ब्लू ग्राफ लिया, से ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये मैंने कहा ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये मैंने एक ग्राफ ले लिया से ये जो दूसरा ग्राफ लिया है ये जी एक्स है। आप एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश ना करें, आप एक रफ सा स्केच कर दें एफ एक्स और जी एक्स का, क्योंकि ये कोई नॉन फंक्शन का ग्राफ तो हम ड्रॉ कर नहीं रहे, हम ऐसे हमने किसी अननोन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कितने सॉल्यूशन हैं, तो आप सिर्फ ये देखो कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार मिल रहे हैं। जितनी बार मिल रहे हैं उतनी ही सॉल्यूशन है। तो ये ग्राफ देखो कितनी बार मिल रहे हैं, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक सॉल्यूशन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कितने सॉल्यूशन हो गए इसके? 3 सॉल्यूशन है। क्लियर? तो हम कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हैज 3 सॉल्यूशंस या 3 रियल रूट्स। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हैज 3 रियल रूट्स। समझ में आई बात? तो ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं किसी भी फंक्शन का कि कितने सॉल्यूशन है। अगर मान लो आपको ऐसा जब भी इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाए या रूट्स मालूम करने को कहा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कितने रियल रूट हैं, तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करोगे वाई इज इक्वल टू जी एक्स का, और सिंपली ये चेक कर लोगे कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार मिल रहे हैं। जितनी बार मिल रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन है। अगर ये पॉइंट हम फाइंड कर पा रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही रूट होगा। जैसे मान लो मैं रेंडमली कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट सपोज -2, -1 है, ये वाला पॉइंट से 1/2, ½ है, ये वाला पॉइंट से 3/2, -1/4, ऐसे ही मैंने रैंडमली कर दिया जो 3 पॉइंट थे। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के रूट्स कौन कौन से हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के रूट्स हो गए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को रूट बोलना है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के रूट कौन कौन से हो गए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का एक रूट हो गया -2, एक रूट हो गया 1/2 और एक रूट हो गया 3/2। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कौन कौन से रूट हैं, तो इसके रूट है -2, 1/2 एंड 3/2। क्लियर? एक्स की वैल्यू बतानी है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वही रूट होगा। एक और मैं ये नोट हो गया, इसको हटाऊं। एक मैं दूसरा ग्राफ लेता हूं, वैसे ही देखो आप एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश ना करें, ऐसे रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ कर दें कोई। जैसे मान लो हमने कहा कि ये ग्राफ हमारा से एफ एक्स है, और ये मान लो हमने कहा कि ये कोई ग्राफ है ये जी एक्स है सपोज। और ये सिर्फ एक बार मिल रहे हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है ये सपोज 2, 1 है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। मैंने आपको ये 2 ग्राफ दिखा दिए कि एफ एक्स का ग्राफ रेड वाला है, जी एक्स का ग्राफ ग्रीन वाला है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 1 पे है। और इस ग्राफ को देखते हुए
मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछूं, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कितने रियल रूट हैं। आप बताओ अनंत, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कितने रियल रूट हैं? अनंत, कौन सा रूट होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का रूट क्या होगा, बोलो। रूट कौन सा होगा? रूट फाइंड करना हो तो अगर मैं कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इसको सॉल्व करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? अगर ये सॉल्व करो, क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन? अभी तो बोला कि जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सॉल्यूशन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू टू पे ये मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन हो गया एक्स इज इक्वल टू टू। बोलो क्लियर? जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन है। ये वाला पॉइंट ऐसे मैं मार्क कर देता हूं, से ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट -1, 0 है, ये से बी पॉइंट है, ये पॉइंट से 3, 0 है। ए पॉइंट -1, 0 है, बी पॉइंट 3, 0 है। विवेक अनम्यूट करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का सॉल्यूशन तो हो गया एक्स इज इक्वल टू टू। अगर मैं पूछूं एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसके कितने रियल रूट हैं? बताओ कितने रियल रूट हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0? एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब जब 0 बोलूं तो ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यानी रेड वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार मिल रहा है ए पे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है अगर इसको सॉल्व करना हो तो? क्या? बी पे तो ग्रीन वाला ग्राफ मिल रहा है ना, रेड वाला कहां मिल रहा है एक्स? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू -1, बिल्कुल सही। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एक्स इज इक्वल टू -1। और जी एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है नानकी? एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, जी एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? अब अगर मान लो आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सॉल्व करने के लिए कहता हूं एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इसका सॉल्यूशन निकालें, इनइक्वालिटी कर दूं, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का मतलब होगा वो इंटरवल जहां पे एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर होगा। जो बड़ा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो छोटा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो कौन से इंटरवल में एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, यानी एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर है? तो बड़ा ऑब्वियस है कि 2 के आगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, जैसे ही हम 2 से आगे जाएंगे राइट साइड पे एफ एक्स का ग्राफ ऊपर हो जाएगा, रेड वाला ऊपर हो जाएगा और ग्रीन वाला नीचे हो जाएगा। तो एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन 2। एक्स ग्रेटर देन 2 लेंगे तो एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर होगा। बोलो क्लियर है? और उल्टा एफ एक्स लेस देन जी एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन 2 है। एक्स को 2 से छोटा लेंगे तो फिर एफ एक्स वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, जी एक्स वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? ग्राफ से रिलेटेड आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब चूंकि हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूं। लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation 3 sin inverse x, 3 sin inverse x
प्लस, बल्कि -2 कर दो, -2 प्लस 6x इज इक्वल टू। आपसे पूछा गया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। मुझे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे बताएंगे? हम इसको fx इक्वल टू gx के फॉर्म में लिख देंगे। क्योंकि हमें साइन इनवर्स x का ग्राफ मालूम है, तो एक तरफ साइन इनवर्स x को रखते हैं, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाते हैं। इस इक्वेशन को देखो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 साइन इनवर्स x इज -6x प्लस 2। तो इससे साइन इनवर्स x हो जाएगा -2x प्लस 2/3। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -2x प्लस 2/3। क्लियर? और अब मैं क्या करूंगा, दोनों ग्राफ ड्रॉ करूंगा। कौन से दो ग्राफ? एक ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और दूसरा ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 2/3। और सिंपली ये देखूंगा कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार मिल रहे हैं। जितनी बार मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। अब ड्रॉ करो दोनों ग्राफ को। पहले साइन इनवर्स x ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, ये ग्राफ होता है साइन। तो अभी आपने देखा था कि साइन इनवर्स x का ग्राफ जो अपर एंड होता है वो 1, π/2 होता है, और जो बॉटम होता है साइन इनवर्स x का, ये ले लेता हूँ से 1, और जो बॉटम होता है वो होता है 1, -π/2। ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को कॉन्केव अप रखना होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉन्केव डाउन कर देना होता है। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। क्लियर? ये ओरिजिन है। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है हमें? y इज इक्वल टू -2x प्लस 2/3। ये, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो x और y में, तो आप स्ट्रेट अवे कहें कि जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? और लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसमें एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रखो। जैसे इस लाइन में अगर मैं x को 0 रख दूं, x को अगर 0 रख दूं तो y क्या मिलेगा हमें? 2/3 मिलेगा। इसका क्या मतलब है? x 0 रखने पे y 2/3 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा 0, 2/3 पे। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट करेगा 0, 2/3 पे। ये वाला पॉइंट सपोज 0, 2/3 हो गया। क्लियर? फिर अगली बार y को 0 रख दो। जब इसमें y को 0 रखोगे तो देखो x आएगा 1/3। रख के देखो, अगर y 0 रख रहे हो तो x आ जाएगा 1/3। क्लियर? दैट मीन्स कि ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा 1/3, 0 पे। x एक्सिस को कट करेगा 1/3, 0 पे। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि x 0 रख दिया तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, और y 0 रख दिया तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। क्लियर? तो जब हमने x को 0 रखा तो y 2/3 आया, यानी y एक्सिस को 2/3 पे कट करेगा। फिर जब y को 0 रखा तो x 1/3 आया, यानी पॉइंट x एक्सिस, जो लाइन होगा x एक्सिस को, ये 1/3 पे कट करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यही लाइन बन गया। ये लाइन आपका हो गया। ये जो दो पॉइंट आए हैं इनको ज्वाइन कर दो ऐसे बस, तो यही आपका लाइन है। ये कौन सा लाइन हो गया?
y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2/3। ये लाइन है, इसको कर्व की तरह नहीं ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल क्लियर। और अब आप मुझे बताओ कि रेड वाले ग्राफ और ब्लू वाले ग्राफ सिर्फ एक ही बार मिल रहे हैं, वो तो क्लियर दिख रहा है आपको कि सिर्फ एक बार मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2/3, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जितनी बार दोनों ग्राफ मिल रहे होंगे उतनी ही सॉल्यूशंस होंगे। तो लिख लो, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। बोलिए। हाँ बिल्कुल, वो तो वैसे भी है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर है तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल हैं, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो तो टेन एक्स 1 हो जाएगा, और टेन तो 1 बनेगा इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स। अगर आपने जनरल वैल्यू भी पढ़ा होगा तो टेन π/4 पे 1 होगा, इन जनरल n पाई प्लस π/4 पे 1 होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर tan थीटा tan अल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा। π/4, 5π/4, 2 पाई प्लस π/4, 3 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, सब पे tan 1 बनेगा। इन जनरल n पाई प्लस π/4 पे tan 1 बनेगा। खैर, यहाँ वापस आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेड वाला ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स है, और जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये रेड वाला ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये ब्लू वाला ग्राफ हो गया माइनस 2x प्लस 2/3। रेड एंड ब्लू सिर्फ एक बार मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। अगर एक बार भी ना मिलते दोनों ग्राफ तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन। क्लियर। ये सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाता है, आपसे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है कि कितने होंगे। ये नहीं कहा जाता है कि आप सॉल्व करके दिखाएं। क्लियर। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से इसको P बोला, ये क्लियर है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 0 और 1/3 के बीच में है या नहीं। P जो पॉइंट है वो 0 और 1/3 के बीच का ही कोई पॉइंट है। तो आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है कि दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 1/3, हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1/3 to 1, हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल -1 to 0, हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1/3 to 2/3। ऑप्शन गिवन होता है ABCD। क्या लिखा जाता है कि ये जो इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन होगा 0 से 1/3 में, या 1/3 से 1 में, किस में होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि सॉल्यूशन कौन से इंटरवल में हमें मिल रहा है, 0 और 1/3 के बीच में मिल रहा है। बोलो, क्लियर है। ये इंटरवल्स हैं, ये पॉइंट नहीं है। हैज ए सॉल्यूशन इन द इंटरवल, दिस इन इंटरवल में मतलब बिटवीन 0 एंड 1/3। तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आ रहा है 0 और 1/3 के बीच में। समझ में आ गई बात। यानी ऑब्वियसली सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिस इक्वेशन हैज ए पॉजिटिव रियल रूट, हैज ए नेगेटिव रियल रूट, नो रियल रूट, ऑप्शन हो सकता था। तो आप क्या बोलते हैं कि इसका एक पॉजिटिव रियल रूट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation, number of solutions of the equation 2 sin inverse x, 2 sin inverse x plus 1 minus 4x is equal to 0।
ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस हाफ। साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट पे रखा, बाकी सबको राइट पे लेके चले गए। दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, एक तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ड्रॉ करेंगे और एक y इज इक्वल टू 2x माइनस हाफ ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ग्राफ मिलते ही हों, अगर नहीं मिलते हों तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक बार अगर मिलेंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, अगर एक से ज़्यादा बार मिलेंगे तो फिर जितनी बार मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब अगर मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो इधर, पहले मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आप रफ सा स्केच किया करो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जैसा कि अभी हम 2-3 बार ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ये होता है। ये वाला पॉइंट होगा 1,π/2 और ये वाला पॉइंट होगा -1, अपर एंड 1,π/2 पे, लोअर एंड -1 का, और ये ओरिजिन है। अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ पे, y इज इक्वल टू 2x माइनस हाफ पे। ये लीनियर इक्वेशन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बस देखो कि ये x एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली इसमें x को 0 रखेंगे तो y माइनस हाफ आएगा, x 0 रखेंगे तो 0, माइनस हाफ इसको सेटिस्फाई करेगा। 0, माइनस हाफ इधर कहीं पे हो गया, ये पॉइंट हो गया 0, माइनस हाफ, ये वाला। फिर जब हम इसमें x y को 0 रखेंगे तो x 1/4 आएगा, तो 1/4, 0, 1/4, 0, ठीक। 1/4, 0 जो पॉइंट होगा वो इधर कहीं आएगा। इसे बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे जब हम ऐसे, तो हो सकता है कि इसको ना मिले, इधर इधर भी ना मिले, नीचे से निकल जाए। हो सकता है कि उधर भी कट करे, इधर भी कट करे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो उधर कट करेगा नहीं या इधर कट, जैसे ऐसे हमने किया। अभी ड्रॉ नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है इधर नहीं मिला ऐसे, और इधर भी नहीं मिला, इधर नीचे से निकल गया, ऐसा हो सकता है। तो मिले ही ना, यानी नो सॉल्यूशन हो। या हो सकता है कि ऐसे गया हो तो इधर एक बार मिला, यानी एक सॉल्यूशन हो। बोलो, क्लियर है? या हो सकता है कि उधर 2 बार ऐसे कट करके चला गया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इंटरसेक्शन लेना है या नहीं लेना है? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हम थोड़ा सा इसको और पिक्चर को क्लियर करेंगे कि ये लाइन हमारी कहां से पास कर रही है। यहां x1 है, यहां x क्या है, -1 है। क्लियर? ये x1 है यहाँ पे, इधर माइनस। तो हम 1 के क्रॉसपॉन्डिंग भी लाइन पे पॉइंट ढूंढते हैं। अगर x को 1 रखें लाइन में तो y क्या आएगा? तो देखो, लाइन में अगर x को 1 रखो, यहाँ इस लाइन में अगर x को 1 रखोगे तो y आएगा 2 माइनस हाफ, यानी 3/2। बोलो, क्लियर? ठीक। और अगर x को -1 रखें तो y आएगा -5/2। क्लियर? x को 1 रखने पे y आ गया 3/2, और x को -1 रखने पे y आ गया
-5/2 -5/2 तो इधर काफी नीचे हो गया। एक्चुअली ये -π/2 का लेवल है या नहीं? थोड़ा सा ग्राफ में बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये हमारा रेड वाला ग्राफ था। ये पॉइंट था 1, π/2। ये पॉइंट था -1, -π/2। ये वाला पॉइंट 1, 3/2 जो होगा वो 1, π/2 से नीचे होगा थोड़ा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि π/2 होता है 1.57, जबकि 3/2 होता है 1.5, तो उससे नीचे रहेगा। बोलो, क्लियर है? और जो दूसरा पॉइंट इधर आया था वो -1, -5/2 आया था। जो -1, -5/2 पॉइंट होगा वो तो इससे काफी नीचे होगा, इधर होगा। बोलो, क्लियर? देखो, जब लाइन में x को -1 रख रहे थे तो y -5/2, तो लाइन जो बनेगा वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, इसको और इसको बनेगा, ऐसे जा रहा होगा लाइन। तो ये एक्चुअल में साइन इनवर्स x को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपने 1 और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढ लिया। लाइन पे जब x को 1 रख रहे हैं तो y 3/2 आ रहा है, और लाइन पे जब x को -1 रख रहे हैं तो y -5/2 आ रहा है। तो आप -1, -5/2 लोगे तो -1, -5/2 जो पॉइंट होगा वो -1, -π/2 से काफ़ी नीचे होगा, क्योंकि π/2 1.57 होता है, जबकि 5/2 2.5 हो गया, तो काफ़ी नीचे की तरफ हो जाएगा। ऐसे ही 1, π/2 से नीचे होगा 1, 3/2। तो एक्चुअली जो ब्लू वाला ग्राफ है वो लाइन है, और ये हमेशा साइन इनवर्स x के नीचे चलता रहेगा, यानी इसको मिलेगा नहीं कभी। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व सॉल्व 3 sin inverse x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसका सॉल्यूशन भी बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा नंबर होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। करोगे इसे। वो इसलिए कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -4x/3। और अब ग्राफ ड्रॉ करूं दोनों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू -4x/3, अगर आप दोनों ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये साइन इनवर्स x है, this is 1, π/2, and this one is -1, -π. ये origin।
नाउ y इज इक्वल टू दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू -4x/3। ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये एक लाइन है y इज इक्वल टू mx, और बड़ा ऑब्वियस है कि ओरिजिन से पास करेगा, चूंकि x 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा। वैसे भी आपने थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट अगर 11th में पढ़ी होगी तो y इज इक्वल टू mx ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है। m इसमें लाइन का स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। जैसे यहाँ पे स्लोप लाइन का -4/3 है तो सेकंड एंड फोर्थ से पास करेगा। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -4x/3 वो एक्चुअली ऐसे लाइन है। This is the line y is equal to -4x/3। और बड़ा क्लियर है कि साइन इनवर्स x और ये लाइन ब्लू वाली लाइन ये सिर्फ एक बार मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ओरिजिन पे। तो इसलिए इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंट पता लग रहा है कि कहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? 0 पे। तो आप कहोगे दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ग्राफ ऑफ y is equal to cos inverse x। इसमें भी जैसा कि आपको मालूम है x -1 से 1 तक ही वेरी करेगा। साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x दोनों ही डिफाइंड हैं जब x -1 से 1 में, x इसके बाहर नहीं जा सकता। बट इसमें y वेरी करेगा 0 से पाई तक। कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। यानी जब इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ का एक्सट्रीम लेफ्ट होगा -1 पे, एक्सट्रीम राइट होगा +1 पे। डोमेन -1 to 1 है तो हॉरिजॉन्टल चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -1 से 1 तक जाएंगे। जब वर्टिकल देखेंगे तो ग्राफ का बॉटम 0 के लेवल पे होगा और टॉप पाई के लेवल पे होगा, क्योंकि रेंज इसका 0 से पाई तक है। और इसका डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²। इनफैक्ट जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वही कॉस इनवर्स x का होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है। और चूंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, टॉप से शुरू होगा और गिरता हुआ बॉटम पे आएगा बिल्कुल। अब देखो इसका ग्राफ होता कैसा है। देखो कॉस इनवर्स 1 होता है 0। x को 1 रखोगे तो y 0 होगा, तो 1,0 यहाँ हो गया पॉइंट। कॉस इनवर्स 1 इज 0। और कॉस इनवर्स -1 होता है पाई, तो ये इसका टॉप हो गया -1, पाई। कॉस इनवर्स 1 0 होता है, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है। तो ग्राफ को -1, पाई से शुरू करना है
और डिक्रीजिंग ग्राफ होगा 1,0 पे आएगा। कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, यानी ये ग्राफ y एक्सिस को मिलेगा 0, π/2 पे। कॉस इनवर्स 0 इज π/2। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो ग्राफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कॉन्केव डाउन होता है ऐसे, डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और इधर सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉन्केव अप होता है ऐसे। ये ग्राफ, ये पॉइंट -1, π। जो इसका टॉप बन रहा है ये वाला पॉइंट, ये -1, π पे है। जो बॉटम बन रहा है यहाँ, ये 1, 0 पे है, और y एक्सिस को मिलेगा 0, π/2 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉन्केव डाउन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉन्केव अप रहेगा, यानी 0 पे इसकी कॉन्केविटी चेंज हुई है। तो x = 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 0 पे कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी। आगे से जब भी मैं आपको कॉस इनवर्स x ड्रॉ करने को बोलूं तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, फटाफट जल्दी से बस ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देना है कि ये ग्राफ है कॉस इनवर्स x। ये वाला पॉइंट 1, 0, ये वाला पॉइंट -1, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। बोलो क्लियर है ये? समझ में आ गई बात? लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation, find the number of solutions of the equation x square is equal to cos inverse x। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं ये बताना। दो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एक तो y = x² और एक y = cos इनवर्स x। और सिंपली ये चेक करना है कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करूं पहले, अभी मैंने कहा कि cos इनवर्स x का ग्राफ, इसका टॉप होता है -1, π पे, बॉटम होता है इसका 1, 0 पे, और y एक्सिस को ये मिलता है 0, π/2 पे। ऐसे आता है ग्राफ। ये पॉइंट है 0, π/2। तो ये जो रेड ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये cos इनवर्स x है, राइट? बोल भी दीजिए, ठीक है ये। नाउ y = x²। अभी मैंने कहा था कि जब भी y = x², 2x², 3x², इन जनरल y = ax² है, जिसमें a कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा और वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। तो अब अगर मैं ये ड्रॉ करूं y = x², तो ये एक पैराबोला होगा अपवर्ड, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। और देखो, इसमें x को 1 रखें तो y 1 होगा, तो ये 1, 1 से पास करेगा पैराबोला, और x को -1 रखें तो भी y 1 होगा, तो -1, 1 से भी पास करेगा। तो 1, 1 एंड -1, 1 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये -1 है यहाँ, तो -1, 1 तो ऐसे नीचे कोई पॉइंट होगा यहाँ पे।
और ऐसे ही 1,1 इधर हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। तो पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, -1,1, यानी ऐसे होगा पैराबोला। ये नीचे आया यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो ये पैराबोला हो गया हमारा। बोलो क्लियर है? तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है यही हमारा पैराबोला है। और बड़ा क्लियर है कि ये पैराबोला साइन इनवर्स एक्स को सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स को, ये पैराबोला कॉस इनवर्स एक्स को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे से। इस पॉइंट का नाम P दे दूं तो यही एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका P, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। This equation has only one solution. समझ में आ गई बात? Next, find the number of solutions of the equation mod x is equal to cos inverse x. इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन? इक्वल टू cos inverse x and y is equal to mod x. मैं पिछले ग्राफ को ही यूज कर लेता हूँ। cos इनवर्स तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इसी में mod x ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको हटाया और इसकी जगह पे अब हम mod x बुलाते हैं। तो अब मुझे ड्रॉ करना है, एक तो y is equal to x² और एक y is equal to mod x। एक्चुअली जो mod x का ग्राफ होता है आपने पहले ड्रॉ किया होगा, अगर नहीं ड्रॉ किया तो आगे के लिए दिमाग में रखोगे कि mod x का ग्राफ V शेप में होता है ऐसे, और जो V का टर्निंग पॉइंट होता है ये ओरिजिन पे होता है। तो ये mod x का ग्राफ है V शेप में, और V का टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे आएगा। जो इसका राइट वाला ब्रांच होता है ये y is equal to x होता है, और जो लेफ्ट वाला ब्रांच होता है ये y is equal to -x होता है। ये mod x का ग्राफ है, ठीक। और mod x में भी देखो कि x को 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x को -1 रखोगे तब भी y 1 आएगा। तो ये भी 1,1 और -1,1 से ही पास कर रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट -1,1 है, इधर ये पॉइंट सपोज 1,1 है। तो अगर आप mod x का ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसे V शेप में जाएगा, इधर 1,1 से पास करता हुआ ऐसे, और इधर -1,1 से। तो ये जो V शेप में ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, यही mod x है। बोलो क्लियर? और बड़ा क्लियर है कि ये जो V शेप का ग्राफ है mod x और cos इनवर्स x, ये सिर्फ एक बार ही मिलेंगे इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर से। ये P पॉइंट है, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? 4 ग्राफ और हैं जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेंसडे को इसको कंप्लीट कर देंगे।